खाता भी एक ऐसे बैंक में है जो आरबीआई के पास स्पेशल स्टेटस लेता है, जैसे कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये एक ऐसे बैंक है जो टू बिग टू फेल है, और अगर ये फेल होते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली इफेक्ट होगी किसी इकोनॉमी में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कैसे आरबीआई ने डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, जो 3 बैंक्स थे, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, उनका स्टेटस जो है रिटेन किया है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि आखिर डीएसआईबीज होते क्या हैं और क्या इनके ग्लोबल काउंटर पार्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है कि जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनका स्टेटस रिटेन किया गया है, जिसमें आरबीआई ने एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का स्टेटस जो है सेम रखा है, और साथ ही साथ उनकी बकेट्स भी जो है चेंज नहीं की गई हैं। अब अगर हम इस न्यूज के बारे में बात करें तो ये बैंक्स जो हैं सेम कैटेगरी में रखे गए जो 2023 की लिस्ट में आई थी, उसी सेम कैटेगरी में। और यहाँ पर डीएसआईबीज जो हैं वो ऐसे बैंक्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं टू बिग टू फेल, मतलब यहाँ पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इंश्योर करेगी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहेगी। अगर हम इंडिया के डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 बैंक्स आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक। यहाँ पर ये तीनों ही बैंक का जो स्टेटस 2023 के लिस्ट में था उसको आरबीआई ने रिटेन किया है, और इसको बिना चेंज किए सेम लिस्ट जो है पब्लिश हुई है। अब अगर हम डीएसआईबीज के बारे में बात करें कि आखिरकार ये होते क्या हैं, तो डीएसआईबीज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये ऐसे बैंक्स हैं जिनका फेलियर जो है पूरी इकोनॉमी पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है ला सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है और इसके बाद पूरी इकोनॉमी पर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि इन बैंक्स में वो इंटरकनेक्टेडनेस प्रेजेंट है जो कि बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। ये जो बैंक्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है टू बिग टू फेल, मतलब ये इतने बड़े हैं कि अगर ये फेल हो गए तो इकोनॉमी जो है इफेक्ट होगी और वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई इन बैंक्स को आइडेंटिफाई करता है और साथ ही साथ मॉनिटर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीएसआईबी बन जाएं तो आपको कोई स्पेशल स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर स्ट्रिक्टर मेजर्स लगाए जाएंगे क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो इंपॉर्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, और आप यहाँ पे ऐसे रिस्क ना लें ताकि आप फेल हो जाएं। तो यहाँ पे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स प्लेस की जाती हैं इन डीएसआईबीज पर, ताकि ये जो है यहाँ पर रिस्क मैनेज कर सके, रिस्क को यहाँ पर एक्सेसिव प्लेस ना मिले, और यहाँ पर प्रॉपर मिटिगेशन, प्रॉपर प्रिपेयर्डनेस जो है साथ ही साथ बनी रहे। अब अगर जब हम बात करें डीएसआईबीज की, तो डीएसआईबीज को स्पेशल एडिशनल कॉमन इक्विटी मेंटेन करनी होती है, स्पेशली ऑफ इक्विटी टायर 1 कैपिटल। अब हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स जो हैं उसमें रेंज दी हुई है ऑफ 0.20% टू 0.80%, जो मेंटेन करना होता है डिपेंडिंग कि किस बकेट में फॉल करेंगे। यहाँ पर 4 बकेट्स डिस्क्राइब की गई हैं डीएसआईबीज में, बकेट 4, बकेट 3, बकेट 2 एंड बकेट 1। बकेट 4 सबसे बड़ी बकेट है जिसमें हम एसबीआई को प्लेस करते हैं, और एसबीआई की जो CET1 रिक्वायरमेंट है वो 0.80% है, एचडीएफसी की 0.40% है जो कि बकेट 2 में आता है, और आईसीआईसी बैंक की 0.20% है जो कि बकेट 1 में आता है। यहाँ पर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जो है वो हायर सरचार्ज भी लगाने वाले हैं, जो कि एप्लीकेबल होगा अगले साल से अप्रैल 1, 2025 से। और यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेन बैंक्स जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर वो ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में से एक हैं, तो उनके ऊपर भी रेगुलेशन है, उनको एडिशनल CET1 कैपिटल अपनी ग्लोबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेंटेन करनी होगी एज कंपेयर्ड टू देयर
इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्क वेटेड एसेट्स जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो यहां पर सिर्फ DSIBs पे नहीं, GSIBs पर भी रेगुलेशंस हैं ताकि ये जो है अपना रिस्क मैनेज कर सके और यहां पर डिफॉल्ट ना करें। अब हमने यहां पे समझ लिया कि DSIBs क्या है, उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है। आगे देख लेते हैं कि आखिर DSIBs सिलेक्ट कैसे होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, वहां पर सैंपल्स लिए जाते हैं बैंक से और उनके डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और यहां पर जो कंपैरेटिवली स्मॉलर बैंक्स हैं उनको इस पूरे प्रोसेस से क्लियरली एक्सक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी डेटा रिक्वायरमेंट्स जो है उसे नहीं इंक्लूड करना चाहते। उसके बाद दूसरे स्टेप में एक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस स्कोर जो है वो कंप्यूट किया जाता है बेस्ड ऑन मेनी इंडिकेटर्स। अब कई इंडिकेटर्स के बीच में जो ये स्कोर कंप्यूट किया गया है उसके हिसाब से ही क्लासिफिकेशन हो पाता है कि किस कैटेगरी की DSIB उस बैंक को माना जाएगा। और यहां पर DSIB होने के बाद डिफरेंट बकेट्स क्लासिफाइड हैं जिसमें अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी बैंक जिसका 2% अबव GDP है, 2% ऑफ GDP यहां पर कॉम्प्राइज्ड है, वो इस असेसमेंट में इंक्लूड होता है। इससे नीचे सारे बैंक्स इस असेसमेंट का पार्ट जो है नहीं बनते हैं। अब हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है DSIBs का। अब यहाँ पे जरूरी है समझना कि आखिर क्या है कि रीजन जो हम DSIBs को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला रीजन है इनकी सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं इकोनॉमी में और इतना बड़ा साइज है इनका कि अगर ये फेल कर गए तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी को इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर इनका फेलियर है, मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो ये समझेंगे कि गवर्नमेंट जो है ट्रबल में है, इकोनॉमी जो है वो ट्रबल में है, और यहाँ पर रिस्क टेकिंग जो है बढ़ती जाएगी। अगर बैंक्स को ऐसा लगेगा कि हर वक्त गवर्नमेंट आके उन्हें रेस्क्यू कर लेगी, बिकॉज पीपल जो इकोनॉमी में लोग हैं उनकी उम्मीदें बनी हुई हैं, तो गवर्नमेंट के इस रेस्क्यू बिहेवियर से बैंक सोचते हैं कि वो और रिस्क ले सकते हैं। तो यहां गवर्नमेंट क्लियर करना चाहती है कि नहीं, आप बहुत बड़े हैं, अगर आप फेल करते हैं इकोनॉमी इफेक्ट होगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप और रिस्क ले सकते हैं। तो ये जो स्टेटस है ये क्लैरिटी लाता है कि ये जो बैंक्स है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इस इंपॉर्टेंस को मेंटेन करने के लिए उन्हें अपना रिस्क भी मैनेज करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक मॉरल हजार्ड एसोसिएटेड है कि बैंक्स जो है कॉन्टिन्यूसली बिलीव करते हैं कि उनको ऐसे डिफॉल्ट से बचा लिया जाएगा और वो फर्दर मोर रिस्क लेते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। ऐसी इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए भी DSIBs का क्रिएशन हुआ है। साथ ही साथ अगर सारे इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि मॉरल हजार्ड्स, उनसे बचना है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस की जरूरत है ताकि रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके। जो DSIBs पे लगाया जाता है, एक्स्ट्रा रेगुलेशन लगाए जाते हैं, हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स लगाए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इकोनॉमी में कोई हार्म ना आए, कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी डिसरप्शन जो है वो इकोनॉमी को ना हिलाकर चला जाए। तो यहाँ पर DSIBs को स्पेशली प्लेस किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लोबल सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स की। ये वैसे बैंक्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर इतने बड़े हैं, इतनी इंटरकनेक्टेडनेस रखते हैं कि अगर ये फेल करेंगे तो इनका ग्लोबली इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें फाइनेंशियल सिस्टम और इकोनॉमी पर भी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो कंसल्टेशन करता है और डिफाइन करता है GSIBs को उनके ग्लोबल क्राइटेरिया के साथ। यहाँ पर दो बॉडीज एसोसिएटेड हैं, बेसिल कमिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। 2023 की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 29 GSIBs जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से कुछ जाने माने नाम JP Morgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, HSBC एंड बार्कलेज है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अराउंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
Which of the following is correct regarding domestic systematically important banks as per the Reserve Bank of India? DSIBs are classified based on their size, complexity, and interconnected in the financial system. B. DSIBs are not required to maintain additional capital reserves. C. Only public sector banks can be classified as DSIBs. And D. DSIBs are not subject to any regulatory supervision by the RBI. आई होप आपको इसका आंसर आता है क्योंकि हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं अपने डिस्कशन में. That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.